गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। वेलकम टू आस्था ग्रुप ऑफ एजुकेशन ऑनलाइन वीडियो क्लासेज। आज आपका न्यू प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम एक एल्गी का न्यू मेंबर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ऊडोगोनियम या इसे ईडोगोनियम भी कहा जाता है। वैसे इसका जो नाम है वह ईडोगोनियम है, परंतु कभी कभी इसे ऊडोगोनियम भी कहा जाता है। यह हमारी क्लोरोफाइसी जो एल्गी थी उसका सेकंड मेंबर है। अगर इसके क्लासिफिकेशन की हम बात करें तो इसके क्लासिफिकेशन में जो इसकी जो क्लास है वह क्या है, क्लोरोफाइसी है। हम किसके मेंबर पढ़ रहे हैं, क्लोरोफाइसी के। और क्लोरोफाइसी की खास विशेषता मैंने आपको पहले ही बता दी थी। कौन कौन से पर पिगमेंट हैं इसमें, एक तो क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है और बीटा कैरोटीन है। ये पिगमेंट जिनमें पाए जाएंगे उन एल्गी के मेंबर को क्लोरोफाइसी क्लास में रखा जाएगा, क्योंकि पिगमेंट के आधार पर ही क्या किया था, क्लासिफिकेशन किया था। तो जो ऊडोगोनियम या ईडोगोनियम है यह क्लोरोफाइसी का मेंबर है। और इसका जो गण है या ऑर्डर है वह क्या है, ऊडोगोनियलिस। क्या है, ऊडोगोनियलिस। कौन सा गण है या कौन सा ऑर्डर है इसका, ऊडोगोनियलिस। और अगर इसकी फैमिली की बात करें तो इसकी जो फैमिली है वह है ऊडोगोनिएसी। क्या है, ऊडोगोनिएसी। और जो इसका जो जीनस है वह क्या है, ऊडोगोनियम। और इसकी विभिन्न स्पीसीज पूरी पृथ्वी पर या पूरी अर्थ पर पाई जाती है। वैसे पूरी अर्थ पर बात करें तो इसके लगभग 400 से ज़्यादा स्पीसीज पाई जाती है, जिसमें इंडिया में लगभग 195 के लमसम इसकी स्पीसीज प्रेजेंट होती है। और यह क्लोरोफाइसी या ग्रीन एल्गी है, तो ये कौन से रंग का होगा, हरे रंग का होगा। और इसकी जो शेप है या इसका जो थैलस है वह किस रूप में हमें दिखाई देगा, तो इसका जो थैलस होता है वह तंतु रूपी या फिलामेंटस लाइक होता है, जो कि कैसा होता है, अशाखित होता है। जैसे हमने ओसिलेटोरिया का, नोस्टॉक का जो थैलस पढ़ा था वह कैसा था, तंतु रूपी या फिलामेंटस था। वैसे ही ऊडोगोनियम का जो थैलस होता है वह भी कैसा होता है, तंतु रूपी होता है, जो कि अशाखित प्रकृति का होता है। कैसा होता है, अशाखित प्रकृति का तंतु रूपी थैलस होता है, जो कि ग्रीन कलर का या हरे रंग का होता है। अब इसके डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब वितरण। इसका वितरण ये या कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, तो मैंने अभी अभी बताया पूरी पृथ्वी पर जो वाटर बॉडीज है उनमें पाया जाएगा। इसकी कुछ जातियाँ स्थलीय भी होती है जो कि नम्रता में पाई जाती है, और जल में भी ये कहाँ पर पाया जाता है, मैक्सिमम कंडीशन में देखें तो जो स्थलीय जल है, जो स्थिर वाटर है या जो बहता हुआ जल नहीं है, उसी जल में यह पाया जाता है। और कुछ जातियाँ बहते हुए जल में स्वतंत्र रूप से तैरती हुई भी देखने को मिल सकती है। और इसकी जो जातियाँ हैं वह जल में पाई जाती हैं और कुछ स्थल पर भी पाई जाती है जो नम्रता में हैं। परंतु जो इसकी जातियां हैं वह प्रारंभिक अवस्था में जब अपरिपक्व होती है तब तो ये किसी वाटर बॉडीज के अंदर उपस्थित जो विभिन्न एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं या आवर्तबीजी पादप होते हैं, जैसे आपने हाइड्रिला का नाम सुना होगा, हाइड्रा है, वेलिसनेरिया है, और भी कई अन्य एंजियोस्पर्म प्लांट है जो कि वाटर बॉडीज में या जल में पाए जाते हैं। उन पर अधिपादप के रूप में इसकी कुछ जातियां या अपरिपक्व अवस्था में पाई जाती हैं, जबकि जो कुछ जातियां होती है वह किसी सब स्ट्रेटम पर या किसी आधारीय सतह पर अपने होल्ड फास्ट की सहायता से या अपने स्थापनांक की सहायता से जुड़ी हुई रहती हैं। जो ये फिलामेंट है ऊडोगोनियम का, यहाँ पर जो इसकी जो निचली कोशिका होती है वह होल्ड फास्ट का कार्य करती है, मतलब किसी आधारी सतह से इसके तंतुओं को चिपकाए रखने का कार्य करती है, और उसी के द्वारा ये किसी सबस्ट्रेटम से चिपका हुआ
पाया जाता है। तो ये कर ली हमने इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात। अब इसकी ऐसी कौन कौन सी जातियां हैं जो कि जल में पाई जाती है या नम्रदा या स्थल पर पाई जाती हैं। तो इसकी 2 जातियां हैं। कौन कौन सी है? तो अगर इसकी कुछ इंपॉर्टेंट जातियों की बात करो तो इंपॉर्टेंट जो जातियां हैं वह हैं ऊडोगोनियम टेरिस्ट्रिस, जो कि कहाँ पर पाई जाती है? स्थल पर पाई जाती है। स्थल पर जो नम्रदा है वहाँ पर देखने को मिलेगी। इसी प्रकार ऊडोगोनियम जो रंगावी जाति है वह भी स्थलीय आवासों पर पाई जाती है, जबकि जो इसकी जलीय जाति है वह है ऊडोगोनियम सिलिएटा। कौन सी? ऊडोगोनियम सिलिएटा, जो कि कैसी जाति है? इसकी जलीय जाति है, जो कि वाटर बॉडीज के अंदर पाई जाती है। तो हमने यहाँ पर एक तो ऊडोगोनियम या ईडोगोनियम के क्लासिफिकेशन देखा और एक इसके डिस्ट्रीब्यूशन को देखा और साथ ही इसकी जो कुछ इंपॉर्टेंट जो जातियाँ थी उनके बारे में बात की। अब इसके बाद हम बात करते हैं ऊडोगोनियम के थैलस की संरचना, कि इसका जो फिलामेंटस अशाखित थैलस है वह किस प्रकार का हमें दिखाई देता है, उसमें कौन कौन सी लाक्षणिक विशेषता होती है जिनके द्वारा उसको पहचाना जा सकता है, उसमें वृद्धि किस प्रकार होती है, उन सबको हम डिस्कस करेंगे इसके थैलस की स्ट्रक्चर से। तो अगर थैलस के स्ट्रक्चर की बात करें तो जो ऊडोगोनियम का जो थैलस है वह हमें इस प्रकार का दिखाई देता है। किस प्रकार का दिखाई देगा? एक फिलामेंटस लाइक होगा, जिसमें आपको यहाँ पर कुछ केप लाइक संरचनाएं देखने को मिल सकती है। कौन सी संरचनाएं मिलेगी? जैसे यहाँ पर कुछ न कुछ ऐसी केप लाइक संरचना या वलयाकार अतिवृद्धि आपको देखने को मिल रही है, और साथ ही कुछ ना कुछ यहाँ पर जनन संरचनाएं का भी निर्माण हो चुका है। कुछ कोशिकाएं कैसी दिखाई दे रही है? बेलनाकार दिखाई दे रही है, जबकि आधारीय व शीर्ष कोशिका होती है वो थोड़े से आकार में डिफरेंट होती हैं। तो अगर इसके थैलस की बात करें तो इसका जो थैलस है वह कैसा है? अशाखित फिलामेंटस थैलस होता है, मतलब अशाखित तंतुनुमा होता है, जो कि बेलनाकार आकृति का होता है, मतलब ये शाखाओं में बटा नहीं होता, अशाखित प्रकृति का है। और कैसा है? यह बेलनाकार है। और इसके थैलस को हम कोशिकाओं के आधार पर 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो होल्ड फास्ट वाला रीजन, एक इसका इंटरकैलरी वाला रीजन यहाँ से यहाँ तक का, और सबसे एक शीर्षस्थ कोशिका जो कि थोड़े अलग आकार की, या तो गोलाकार होगी या त्रिकोणाकार आकृति की होगी। तो इन कोशिकाओं की हम बात करते हैं कि थैलस में कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो इसके थैलस में 3 प्रकार की कोशिकाएं देखने को मिलती हैं। एक तो मिलती है इसमें एपिकल सेल या शीर्षस्थ कोशिका, शीर्षस्थ कोशिका जो कि कहाँ पर पाई जाती है? तो वह पाई जाती है इस बेलनाकार फिलामेंट के सबसे शीर्षस्थ भाग पर पाई जाती है। और जो शीर्षस्थ कोशिका होती है वह, उसका कलर कौन सा होगा? तो वह हरे कलर की होती है, मतलब उसमें क्या पाए जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। और वह क्या करती है? प्रकाश संश्लेषण का कार्य भी करती है। अब इस एपिकल सेल की जो आकृति होती है वह कैसी होती है? तो इसकी जो आकृति होती है या तो गोलाकार होगी या त्रिकोणाकार आकृति की होगी। कौन सी? गोलाकार या त्रिकोणाकार आकृति की यह हमें दिखाई देती है। और इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जिसके कारण ये क्या कार्य करती है? प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती हैं। और इसकी पोजीशन कहाँ पर है? तो फिलामेंटस थैलस के शीर्षस्थ भाग पर, यहाँ पर ऊपरी भाग पर यह पाई जाती है। और इसके बाद कौन सी कोशिकाएं दिखाई देती है आपको थैलस के अंदर? एक दिखाई देती है आपको आधारीय कोशिका। कौन सी कोशिका? बेसल सेल, या इसे बोला जाता है आधारी कोशिका। अब जो यह आधारी कोशिका होती है यह आकार में सबसे बड़ी कोशिका होती है। कैसी होती है? थैलस में जितनी भी कोशिकाएं हैं उनमें सबसे बड़ी कोशिकाएं कौन सी है? आधारीय कोशिका है। और ये जो कोशिका है ये कैसी है?
रंगहीन है, बड़ी है और रंगहीन है, मतलब इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता, मतलब ये भोजन का निर्माण नहीं करती या प्रकाश संश्लेषण नहीं करती। तो इसका काम क्या है? तो जो ये आधारी कोशिका है यह इसके फिलामेंट को किसी एक सबस्ट्रेटम पर चिपकाए रखने में मदद करती है। किस पर चिपकाए रखेगी? एक सबस्ट्रेटम पर चिपकाए रखेगी। यहाँ पर कुछ ना कुछ सबस्ट्रेटम होगा, या तो वाटर बॉडीज की तली में, या जो स्थलीय क्षेत्र होता है वहाँ पर किसी सबस्ट्रेटम पर थैलस को चिपकाए रखने का कार्य करती है। मतलब यह कुछ ना कुछ ऐसे अंगुली नुमा प्रवर्ध का निर्माण करती है जिनकी सहायता से जो थैलस होता है किसी आधार पर चिपका हुआ रहता है। तो ये थी होल्ड फास्ट कोशिका, जो कि इसके थैलस की सेकंड कोशिका है। एक तो एपिकल सेल की बात कर ली और एक आधारीय कोशिका या होल्ड फास्ट की हमने बात कर ली। होल्ड फास्ट का मतलब ही क्या होता है? थैलस को चिपकाए रखना या किसी आधारी सतह पर चिपकाए रखना। इसके बाद जो आधारीय कोशिकाएं हैं और जो एपिकल सेल हैं, इनके बीच में यहाँ से यहाँ तक जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, ये कोशिकाएं कौन सी हैं? तो ये कोशिकाएं हैं अंतर्वैसी कोशिका। कौन सी कोशिका? अंतर्वैसी कोशिका, या इन्हें बोला जाता है इंटरकैलेरी सेल। कौन सी कोशिका? इंटरकैलेरी सेल या अंतर्वैसी कोशिका, जो कि एपिकल सेल और जो बेसल सेल होती है उनके बीच में होती है, और इनकी संख्या कितनी भी हो सकती है। और इनकी जो आकृति होती है वह कैसी होती है? बेलनाकार आकृति की यह कोशिकाएं होती है। और इन कोशिकाओं में जो कुछ कोशिकाएं होती है वह यहाँ पर रिप्रोडक्शन का कार्य करती हैं, जिन्हें जनन कोशिकाएं भी कहा जाता है। मतलब कुछ कोशिकाएं यहाँ पर रिप्रोडक्टिव सेल के रूप में या जनन कोशिकाओं के रूप में कार्य करेगी। इसी कारण जो इसका फिलामेंट देखते हैं उसमें यहाँ पर कुछ हमें अंडदानी देखने को मिल सकती हैं। यह क्या है? यहाँ पर अंडदानी है। वैसे ही यहाँ पर जो ये आपको ये चेन दिख रही है, ये किसकी है? ये पुंदानी की श्रृंखला है। किसकी श्रृंखला है? पुंदानी की श्रृंखला, या एंथ्रीडियल चेन से भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और इसके थैलस की जो एक खास विशेषता होती है, इसमें जो अंतर्वैसी कोशिका होती है, इन अंतर्वैसी कोशिका के शीर्ष भाग पर यहाँ पर कुछ वलयाकार अतिवृद्धि पाई जाती है। यहाँ पर आपको एक टोपीनुमा संरचना दिखाई दे रही होगी। इन टोपीनुमा संरचनाओं को कहा जाता है केप। क्या कहा जाता है इन्हें? केप। और जिन कोशिकाओं के ऊपर ऐसी केप पाई जाती है या टोपीनुमा संरचना पाई जाती है उन्हें केप सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है उन्हें? केप सेल कहा जाता है। जिन अंतर्वैसी कोशिकाओं पर ये क्या पाई जाती है? यहाँ पर केप पाई जाती है। तो इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? केप सेल कहा जाता है। और जो ये केप सेल हैं या इन कोशिकाओं पर जो केप हैं, इनकी संख्या क्या दर्शाती है? मतलब एक कोशिका पर जितनी केप सेल पाई जाएगी उससे यह पता लग जाता है कि इस कोशिका में इतनी बार विभाजन हो चुका है। जैसे इस कोशिका में 3 केप पाई जा रही है तो यह कोशिका 3 विभाजन को दर्शाती है। मतलब इस कोशिका में 3 बार विभाजन हो चुका है। मतलब केप सेल ही या जो कोशिका में जो केप पाई जा रही है वह कोशिका में विभाजनों की संख्या को दर्शाती है। और केप सेल का पाया जाना इस थैलस का या ओडोगोनियम की एक खास विशेषता होती है। मतलब इनको केप के आधार पर ही और दूसरे शैवालों से पहचाना जाता है। मतलब आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या जरूरी होता है? इनमें केप सेल्स को पहचानना। और यहाँ पर जो ये केप पाई जा रही है ये शीर्षस्थ भाग में है, तो इसे क्या कहा जाता है? एपिकल केप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपिकल केप या शीर्षस्थ केप कहा जाता है। अब इसके थैलस की हमने बात कर ली। अब इस थैलस में जो कोशिका है इसको अगर हम निकाल के देखें तो कोशिका की संरचना हमें इस प्रकार की दिखाई देती है। कोशिका में क्या क्या दिखाई देता है? एक तो कोशिका भित्ति होगी, कोशिका झिल्ली होगी, कोशिका में यूकैरियोटिक कोशिकीय संगठन होगा। तो अगर हम कोशिका की संरचना की बात करें तो कोशिका की जो संरचना होती है वह कैसी होती है? बेलनाकार होती है। इसमें एक तो क्या होगी? सेल वॉल
होगी, जो कि 3 परतों से मिलकर बनी हुई होती है। कितनी परतें हैं? 3 परत। एक तो बाह्यतम परत काइटिन की, उसके पश्चात पेक्टिन की और उसके पश्चात सेलुलोज की। तो जो कोशिका भित्ति है वह 3 परतों से मिलकर बनी हुई है, बाह्य परत काइटिन की, मध्य परत पेक्टिन की और जो आंतरिक परत है वह सेलुलोज से मिलकर बनी हुई होती है। परंतु कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार जो सेल वॉल है इसमें 2 ही परतें पाई जाती है, और 2 परतें कौन कौन सी होगी उनके अनुसार? जो आंतरिक परत होगी वह तो सेलुलोज की ही होगी, परंतु जो बाह्यतम परत होगी, बाह्यतम परत में जो पेक्टिक का जो पदार्थ होता है पेक्टोस, उससे मिलकर बनी हुई मानी जाती है कुछ साइंटिस्टों के अनुसार। परंतु विभिन्न जो साइंटिस्ट हैं वह तो इसे 3 परतीय ही मानते हैं, जिसमें बाह्य परत काइटिन की, मध्य परत पेक्टिन की और आंतरिक परत सेलुलोज से मिलकर बनी हुई होती है। और कोशिका में कौन सा संगठन है? यूकैरियोटिक कोशिकीय संगठन होता है। और यूकैरियोटिक कोशिकीय संगठन है तो आप सभी को पता होगा, इसमें सुविकसित केंद्रक, केंद्रिका, क्रोमोसोम्स जैसी संरचनाएं, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, द्विझिल्ली युक्त जितने भी जो कोशिकांग है वह सब इसमें पाए जाएंगे। अब जो इसका जो केंद्रक होता है वह परिधीय भाग में होता है। केंद्रक से पहले हम इसके कोशिका द्रव्य की बात करते हैं। तो जो इसका कोशिका द्रव्य होता है वह इसका कोशिका द्रव्य परिधीय भाग में ही होता है। यहाँ पर परिधीय भाग में ही व्यवस्थित पाया जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका होती है। यहाँ पर कोशिका के अगर अंदर देखेंगे तो कोशिका में केंद्रीय रिक्तिका हमें देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से इसका जो कोशिका द्रव्य है वह परिधीय भाग में कोशिका भित्ति से चिपका हुआ पाया जाता है, जिसे प्लाज्मोडियल द्रुति भी कहा जाता है। मतलब कोशिका द्रव्य कहाँ पर पाया जाएगा? कोशिका भित्ति के पास में पाया जाएगा, मतलब कोशिका के परिधीय भाग में देखने को मिलेगा, क्योंकि मध्य में क्या है, एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका होती है। और कोशिका में एक केंद्रक होता है जो कि कोशिका के परिधीय भाग में, यहाँ पर जो ये संरचना दिख रही है ये क्या है? न्यूक्लियस या केंद्रक है, जो कि कोशिका के परिधीय भाग में उपस्थित होता है। क्योंकि कोशिका में क्या है, केंद्र में एक बड़ी रिक्तिका या रसदानी उपस्थित है। और कोशिका में एक क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है जो कि कैसा है? जालिकावत है। कैसा क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है? जालिकावत, या इसे रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट भी बोला जाता है। और जालिकावत क्यों है? क्योंकि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये विभिन्न जाल बने हुए हैं जो कि पूरे ही कोशिका में फैला हुआ होता है। और क्लोरोप्लास्ट में बहुत सारे पायरिनोइड पाए जाते हैं, और पायरिनोइड भी कहाँ पर मिलेंगे? जहाँ पर क्लोरोप्लास्ट के जो ये जाल है, जाल में जो इंटरसेक्शन दिखाई दे रहे हैं, जैसे ये लाइन, ये वाला जाल यहाँ से आ रहा है, ये वाला यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ पर जो इंटरसेक्शन है यहाँ पर क्या है? पायरिनोइड पाए जाते हैं। और पायरिनोइड को आपको पता ही है किससे मिलकर बने हुए होते हैं? प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं। इनका जो ये केंद्रीय भाग है ये तो क्या है? प्रोटीन है। और प्रोटीन के चारों ओर जो थोड़ी थोड़ी ये पट्टिकाएं देखने को मिल रही हैं, ये किसकी पट्टिकाएं हैं? स्टार्च की पट्टिकाएं हैं। तो क्लोरोप्लास्ट में बहुत सारे पायरिनोइड देखने को मिलते हैं जो कि जालिकावत क्लोरोप्लास्ट के जो इंटरसेक्शंस होते हैं वहाँ पर उपस्थित होते हैं। पायरिनोइड में एक तो प्रोटीन होता है जो कि केंद्रीय क्रोड के रूप में पाया जाता है, जबकि इस केंद्रीय क्रोड या प्रोटीन के चारों ओर क्या होता है? स्टार्च की पट्टिकाएं उपस्थित होती है। तो ये हमने की इसके क्लोरोप्लास्ट की बात। और इस कोशिका के अंदर ही क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है, राइबोसोम्स 80S प्रकार के देखने को मिलेंगे। और कोशिका झिल्ली भी इसमें प्रेजेंट होगी जो कि लिपिड तथा प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होंगी। तो ये थी कोशिका की संरचना। अब ये जो थैलस दिखाई दे रहा है या फिर ये जो फिलामेंट दिखाई दे रहा है आपको, ये ग्रोथ कैसे करता है या अपनी वृद्धि कैसे करता है? तो अपनी जो वृद्धि करेगा यह सेल डिवीजन के द्वारा या कोशिका विभाजन के द्वारा करता है। और कोशिका विभाजन इसमें कौन सी कोशिकाओं में होगा? तो कोशिका विभाजन होता है इसमें जो अंतर्वेशी कोशिका है, जो ये इंटरकैलरी सेल है। कौन सी सेल? इंटरकैलरी
कैलेरी सेल्स या जो अंतर्वैसी कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं में ही क्या होता है, विभाजन होता है, और विभाजन के फलस्वरूप ही क्या होती है, इस तंतु में वृद्धि संपन्न होती है, और विभाजन के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, एक केप बनता है। इसी कारण यहाँ पर एक केप आ जाती है, क्योंकि जब कोशिका में विभाजन होगा तो एक केप लाइक संरचना का यहाँ पर निर्माण हो जाएगा कोशिका के शीर्षस्थ भाग में। मतलब केप की संख्या किसको दर्शाएगी, यहाँ पर विभाजनों की संख्या को दर्शाएगी। तो यहाँ पर विभाजन किस प्रकार होता है, कौन कौन सी प्रोसेस संपन्न होती है, उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अगर हम ओडोगोनियम के थैलस में वृद्धि की बात करें या सेल डिवीजन की बात करें, तो सेल डिवीजन किस प्रकार होता है उसको भी हम डायग्राम की सहायता से समझते हैं। तो अगर सेल डिवीजन की बात करें तो सेल डिवीजन में क्या होगा, जैसे ये ओडोगोनियम की कोशिका है, क्योंकि हमने यहाँ पर पूरा थैलस नहीं लिया है, इसकी एक कोशिका यहाँ पर ली है। इस कोशिका में क्या देखा था हमने, इसके जो परिधीय भाग था यहाँ पर क्या था, एक केंद्रक या न्यूक्लियस उपस्थित था। क्या था, न्यूक्लियस या केंद्रक उपस्थित था, क्योंकि कोशिका के केंद्र में क्या थी, एक बड़ी रिक्तिका उपस्थित थी, जिसके कारण केंद्रक परिधीय भाग में था। अब कोशिका विभाजन जब संपन्न होता है उस दौरान क्या होता है, इसका जो केंद्रक है वह परिधि से उठकर कहाँ पर आ जाता है, परिधि से उठकर केंद्र में आ जाता है, क्योंकि इस दौरान क्या होता है, जो इसमें जो बड़ी रिक्तिका थी वह डिसअपेयर या गायब हो जाती है। उसके कारण जो केंद्रक था वह केंद्र में आ जाएगा और थोड़ा सा ऊपर की ओर उठ जाएगा। और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद यहाँ पर केंद्रक में क्या होगा, एक समसूत्री विभाजन संपन्न होता है। क्या होगा, माइटोसिस डिवीजन या केंद्रकीय विभाजन संपन्न होगा। केंद्र में क्या होगा, एक केंद्रक विभाजन होगा जो कि माइटोसिस प्रकार का होगा। उस दौरान क्या बन जाएंगे, दो केंद्रक बन जाएंगे। और इसी समय क्या होगा, जो ये कोशिका है, इस कोशिका का जो ऊपरी ये सेप्टम दिखाई दे रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर दूसरी कोशिकाएं जुड़ी हुई हैं, तो इस ऊपरी कोशिका में के यहाँ पर आधारीय भाग पर कुछ वलयनुमा अतिवृद्धि यहाँ पर बनती है। क्या बनती है, वलयनुमा संरचनाएं बनती है या रिंगनुमा संरचनाएं यहाँ पर बनती है। और इसी दौरान क्या होगा, यहाँ पर माइटोसिस के द्वारा दो केंद्रक बन चुके हैं, और इन दोनों ही केंद्रकों के मध्य यहाँ पर कुछ ना कुछ जो माइक्रोट्यूब्यूल है, क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल या जो सूक्ष्म नलिकाएं हैं वह यहाँ पर एकत्रित हो जाती है, और इन दो केंद्रकों के मध्य एक मुक्त सेप्टम का निर्माण करती है। किसका निर्माण करेगी, मुक्त सेप्टम या मुक्त पट्टिका, जो कि स्वतंत्र रूप से तैरता हुआ यहाँ पर रहेगा। किसके द्वारा किया जाएगा इसका निर्माण, माइक्रोट्यूब्यूल के द्वारा किया जाएगा या सूक्ष्म नलिकाओं के द्वारा किया जाएगा। और इसी दौरान क्या होगा, यहाँ पर जो वलयाकार जो अतिवृद्धि बनी थी या वलयाकार जो संरचनाएं बनी थी, उनका आकार भी धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ता जाएगा। अगर इनकी संरचना की बात करें, जो ये वलयाकार अतिवृद्धि दिखाई दे रही है, अगर इनकी संरचना की हम बात करें तो इनकी जो संरचना होती है वह सेम टू सेम कोशिका भित्ति के समान ही होती है। मतलब ये भी तीन परतों से मिलकर बनी हुई होगी, और तीनों ही परतें कौन सी होगी, काइटिन, पेक्टिन और सेलुलोज, और कुछ मात्रा में हेमिसेलुलोज भी होता है। और धीरे धीरे इनका आकार भी यहाँ पर बढ़ता रहेगा। अब उसी दौरान क्या होता है, जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है उस दौरान क्या होगा, इसकी जो कोशिका भित्ति है, उस कोशिका भित्ति की जो बाह्यतम और जो मध्य परत है, मतलब काइटिन और जो पेक्टिन के परत है, वह यहाँ पर फट जाती है और यहाँ पर एक खांच का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाएगा, यहाँ पर दोनों ही ओर एक यहाँ पर खांच बन जाएगी, मतलब जहाँ पर कोशिका भित्ति काफ़ी कम मात्रा में रहेगी। उसी दौरान क्या होता है, जो यहाँ पर जो ये वलयाकार जो संरचनाएं बनी हैं वह इससे जाकर यहाँ पर चिपक जाएगी और धीरे धीरे क्या करेगी, इलोंगेटेड ग्रोथ करेगी, मतलब लंबवत वृद्धि करेगी। क्या करेगी, लंबवत वृद्धि करेगी, मतलब ऊपर की ओर ऐसे ये वृद्धि करेगी, जिसके कारण जो कोशिका होगी वह इलोंगेटेड रूप से यहाँ पर न्यू लेटरल वॉल या नई पार्श्वीय भित्ति का निर्माण होता चला जाएगा। मतलब मात्र जो नई जो कोशिकाएं बनेगी उसकी यहाँ पर भित्ति का निर्माण धीरे धीरे होता जाता है।
और साथ ही जो ये केंद्रक है ये ऊपर की ओर आता जाता है, क्योंकि कोशिका में जो कोशिका द्रव्य की जो मात्रा है वो यहाँ पर बढ़ती ही चली जाएगी, जिसके कारण जो ये केंद्रक है इस पुत्री कोशिका में या यहाँ पर जो न्यू डॉटर सेल्स बनी है उसमें स्थानांतरित हो जाएगा। धीरे धीरे ये केंद्रक क्या आ रहा है, ऊपर की ओर आ रहा है और धीरे धीरे ये यहाँ पर आ जाता है, जो कि क्या है, नई पुत्री कोशिका है। जबकि नीचे की क्या है, ये मदर सेल है। अब ये जो सेप्टम है कैसा है, फ्री फ्लोटिंग है या मुक्त पट्ट है, ये भी धीरे धीरे ऊपर उठता हुआ यहाँ पर आकर आ जाएगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक कंप्लीट सेप्टम का निर्माण हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ जो सूक्ष्म नलिकाएं हैं वह कुछ रूपांतरण कर देगी और दोनों ही यहाँ और से ये कोशिका भित्ति से संलग्न हो जाएगी। मतलब एक केंद्रक तो नीचे की कोशिका में रह गया और दूसरा केंद्रक ऊपर की कोशिका में चला गया और यहाँ पर बीच में एक सेप्टम का या पट्ट का निर्माण हो जाता है, जिसके कारण दोनों ही कोशिकाओं का जो जीव द्रव्य होता है उसका संपर्क यहाँ पर टूट जाता है। इस प्रकार यहाँ पर नई पुत्री कोशिकाएं बन जाती है। अब जो ये कोशिका भित्ति बनी है यह धीरे धीरे यहाँ पर इस रूप में आ जाती है और इसी दौरान क्या होगा, जो यहाँ पर वलयाकार जो अतिवृद्धि बनी थी, इन वलयाकार अतिवृद्धि ने कुछ मात्रा में तो यहाँ पर कोशिका भित्ति का निर्माण कर दिया और कुछ मात्रा में वो यहाँ पर एक केप या जो वलयाकार अतिवृद्धि है या केप लाइक संरचना जो कि पुत्री कोशिका के ऊपरी भाग में भी बना देती है। मतलब एक नई केप का यहाँ पर निर्माण हो जाएगा। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, पहले एक ही केप थी, कोशिका विभाजन के पश्चात यहाँ पर क्या हो गया, दो केप का निर्माण हो गया, क्योंकि उस केप का निर्माण यहाँ पर जो वलयाकार अतिवृद्धि थी और कुछ मात्रा में यहाँ की जो कोशिका भित्ति टूटी थी उन्होंने यहाँ पर केप का निर्माण कर दिया। तो इस प्रकार विभाजित जो कोशिका थी उसमें दो केप हमें देखने को मिलती है। इस प्रकार हमें यहाँ पर एक न्यू केप का यहाँ पर निर्माण हो जाता है और यहाँ पर एक डॉटर सेल बन जाएगी जिसमें क्या होगा, केंद्रक आ जाएगा और यहाँ पर एक ऊपर केप देखने को मिलेगी। नीचे की जो मदर जो सेल होगी वह क्या होगी, मदर सेल्स की बातें ही कार्य करेगी, जिसमें केप यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगी, जबकि डॉटर सेल में दो केप हो जाएगी। फिर ये डॉटर सेल किसकी बातें कार्य करेगी, वापस से मदर सेल की बातें कार्य करेगी और फिर इसमें क्या होगा, डिवीजन स्टार्ट होगा और डिवीजन सेम टू सेम इसी प्रकार का होगा। मतलब केंद्रक कहाँ पर आ जाएगा, परिधि से केंद्र की ओर आ जाएगा। फिर वलयाकार यहाँ पर कुछ संरचनाएं बनेगी और कोशिका भित्ति का थोड़ा बहुत मात्रा में विघटन होगा और केंद्रक में क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा और दोनों ही केंद्रकों के मध्य एक मुक्त सेप्टम का निर्माण होगा। फिर केंद्रक धीरे धीरे ऊपर की ओर उठता जाता है और उसी दौरान जो वलयाकार जो संरचना बनी थी वह एक न्यू भित्ति का निर्माण कर देगी, जहां से कोशिका भित्ति फटी थी या कोशिका में जो गर्त उत्पन्न हुआ था वहां से। इस प्रकार इस कोशिका का इलोंगेशन हो जाता है। फिर वह सेप्टम ऊपर की ओर उठकर जहां पर कोशिका भित्ति फटी थी वहां से जाकर जुड़ जाएगा दोनों और कोशिका भित्ति से। इस प्रकार दो कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा, जिसमें नीचे वाली कोशिका तो मदर सेल होगी और ऊपरी वाली कोशिका पुत्री कोशिका होगी। फिर पुत्री कोशिका वापस से मदर सेल की बातें कार्य करेगी और वापस से क्या होगा, उसमें सेल डिवीजन स्टार्ट होगा। तो इस प्रकार ओडोगोनियम के थैलस में वृद्धि हमें देखने को मिलती है। और वृद्धि कौन सी कोशिकाओं के द्वारा की जाती है, अंतर्वैसी कोशिकाएं, जो कि कुछ ही कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता होती है और वही थैलस की वृद्धि के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं। तो ये हमने एक तो थैलस की संरचना, उसका क्लासिफिकेशन और साथ ही थैलस की जो कोशिकाएं हैं उसमें वृद्धि या सेल डिवीजन को डिस्कस किया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स के दौरान ओडोगोनियम में रिप्रोडक्शन को स्टडी करेंगे, जहां पर हम उसमें कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन को डिस्कस करेंगे। तो आज यहाँ तक ही काफ़ी है, अगला पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर्स के दौरान। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू।